Okay guys, today topic of discussion is optical isomerism or optical activity. The first of all, when you hear a word optical isomerism, the first thing come in your mind is the radiations. And optical activity is the action taken on radiations. Okay, किस type का action? By rotating the plane of polarized radiations. Now question ये है कि what is the meaning of this polarized radiation? तो वो समझने के लिए सबसे पहले आपको डिवाइस के बारे में समझना होगा, पोलैरिमीटर. नाउ वी नो दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हम लोग यूज करेंगे एक्सपेरिमेंट में, दे हैव इलेक्ट्रिकल फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं एज वेल एज दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टेंड्स टू वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल प्लेन. अभी जो पोलैरिमीटर डिवाइस होता है ना, इसमें पोलराइज लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है पहले वो देखेंगे. ओके, पोलराइज लाइट देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हर एक प्लेन में वाइब्रेट होते हैं. दे आर वाइब्रेटिंग इन ऑल पॉसिबल प्लेन. नाउ इन पोलैरिमीटर देयर इज अ पोलराइजर, अ फिल्टर यू कैन से. जब इस फिल्टर के थ्रू ये रेडिएशन पास होती है, देन इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग. जितने भी अदर डायरेक्शंस है वाइब्रेशंस के वो कट हो जाएंगे और वो सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करने लगेगी. तो दिस टाइप ऑफ रेडिएशन विच वाइब्रेट्स ओनली इन वन प्लेन इज कॉल्ड एज अ पोलराइज्ड लाइट. क्लियर है? नॉर्मली हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट में निकल प्रिज्म यूज करते हैं, जो रेडिएशंस के आने पे द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से पास होता है तो बाकी सब रेडिएशंस वो कट कर देती है, सिर्फ एक ही रेडिएशन ऑलमोस्ट पास करने देती है. therefore it vibrates only in one single plane and it is called as a polarized light. तो नॉर्मली हम लोग एक्सपेरिमेंट में निकोल प्रिज्म का यूज करते हैं विच एक्ट एज अ पोलराइजर. अब पोलैरिमीटर में क्या होता है? पोलैरिमीटर में जब ये पोलराइज लाइट पास होती है तो उसमें हम लोग एक क्यूबेट रखते हैं, नॉर्मली ऑफ 1 डेसीमीटर का. इसमें हम लोग नॉन आयोनाइज्ड वाटर लेते हैं इनिशियली, नॉन आयोनाइज्ड. उसके बाद जब ये रेडिएशन, पोलराइज रेडिएशन इसके थ्रू पास होती है, फाइनली उसको एक डिवाइस के थ्रू पास होना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज एनालाइजर. तो जब ये एनालाइजर के थ्रू पास होती है एंड सपोज कि जो इसका डायरेक्शन है वाइब्रेशन का, अगर वो एनालाइजर के थ्रू पैरेलल हो जाए तो सेम वही रेडिएशंस बाहर आएगी और आईपीस में, आईपीस जो यहाँ पर प्लेस रहेगा उसमें आपको ब्राइटनेस दिखाई देगी, ब्राइटनेस दिखाई देगी रेडिएशन की. लेकिन सपोज आपने एनालाइजर को रोटेट किया 90 डिग्री पे. क्या किया? 90 डिग्री पे रोटेट किया. तो एनालाइज कीजिए कि आपने 90 डिग्री पे रोटेट किया, ये आपका एनालाइजर है, रेडिएशंस यहाँ से आ रही थी, ये पोलराइज लाइट है. अब ये रेडिएशन इसके थ्रू पास नहीं होगी और आईपीस आपको डार्क दिखाई देगा. तो आपको पहले कंडीशन एडजस्ट करना होगा पोलैरिमीटर में, डीआयोनाइज वाटर लेके. कब तक? जब तक ये डार्क कंडीशन ना आ जाए, बाय रोटेटिंग द एनालाइजर टू 90 डिग्री. जब ये डार्क कंडीशन आ गया, उसके बाद में आप अपने क्यूवेट में जो 1 dm क्यूब का है उसके अंदर सोल्यूशन डालिए. नाउ दिस सोल्यूशन इज बेसिकली अ ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन. ये क्या करेगा? ये जो पोलराइज लाइट का प्लेन है उसको रोटेट कर देगा, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. क्लियर है? तो जब ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रेडिएशंस एनालाइजर के थ्रू पास होगी, इनिशियली वो कंडीशन डार्क था, लेकिन जब वो पास होगी, अब ये लाइट जो है वो एनालाइजर के परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा रोटेट हो गई है. सपोज वो राइट पे रोटेट हुई तो वो एनालाइजर के थ्रू इजीली पास हो जाएगी, बिकॉज अब ये एनालाइजर के थ्रू परपेंडिकुलर नहीं है और यहाँ पर
डार्कनेस के बदले अगेन आपको ब्राइटनेस दिखने लगेगा। फिर आप क्या कीजिए, वापस एनालाइजर को रोटेट कीजिए 90 डिग्री पे इन सच अ मैनर, या तो फिर एक सर्टेन एंगल पे रोटेट कीजिए इन सच अ मैनर कि ये जो लाइट बेंट हुई है बिकॉज ऑफ दिस ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन, ये वापस इनके थ्रू पास ना हो सके, एंड अगेन यू विल गेट अ डार्क कंडीशन कि आपने इसको रोटेट कर दिया, ये ऑलरेडी रोटेट लाइट थी, ये एनालाइजर था, आपने एनालाइजर को थोड़ा रोटेट किया, रोटेट करने पे एनालाइजर का डायरेक्शन भी ऐसा हो गया, अब ये लाइट इसके थ्रू पास प्रॉपरली नहीं हो रही है, वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ लाइट पास जो आप डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे और आपको डार्क कंडीशन दिखेगा। तो आपने जब एनालाइजर को रोटेट किया वापस से डार्क कंडीशन लाने पे, तो वहां पर एक स्केल होती है, सर्कुलर स्केल, उस स्केल से आप रीडिंग निकाल सकते। क्या रीडिंग? दी एंगल ऑफ रोटेशन। क्लियर है? और नॉर्मली याद रखो, जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज करते हैं रेडिएशन, वो एक मोनोक्रोमैटिक होती है, दैट इज ऑफ अ यूनिट वेवलेंथ, एंड नॉर्मली सोडियम का डी लाइन यूज होता है, दैट इज सोडियम रेडिएशंस, विच इज अराउंड 5893 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ होगा। सो बेसिकली अभी तक के हम लोगों ने क्या समझा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब आप किसी पोलराइजर के थ्रू पास करते हो, वो रेडिएशन जो मोनोक्रोमैटिक है, यूनिट वेवलेंथ, इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन अ वन सिंगल प्लेन, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड लाइट। फिर आप पोलैरीमीटर में सबसे पहले डी आयोनाइज वाटर लीजिए, जिसमें से ये पोलराइज लाइट पास होगी एज इट इज। क्लियर है? और उस क्यूवेट के बाद एक एनालाइजर होता है, वो एनालाइजर के थ्रू भी पैरेलल है तो वो पास हो जाएगी और आपको ब्राइटनेस देगा। फिर आप एनालाइजर को 90 डिग्री पे रोटेट कीजिए। 90 डिग्री पे रोटेट करने के लिए आप एनालाइजर को टर्न करेंगे 90 डिग्री पे, जिसके वजह से प्लेन पोलराइज लाइट और एनालाइज के फिल्टर परपेंडिकुलर हो जाएंगे और ये एक दूसरे से पास नहीं हो पाएगी और आपको एक डार्क कंडीशन आईपीस में मिलेगा। उसके बाद आप डीआयोनाइज वाटर निकाल दीजिए, उसकी जगह पे आप अपना ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन डालिए। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन क्या करेगा? पोलराइज लाइट को बेंड कर देगा, आइदर क्लॉकवाइज पे या तो एंटी क्लॉकवाइज पे, और वो लाइट अब एनालाइजर के थ्रू पास हो जाएगी और आपको ब्राइटनेस मिलेगा। फिर आप एनालाइजर को रीएडजस्ट कीजिए, कब तक के? तब तक के डार्कनेस नहीं आती। लेकिन रीएडजस्ट कैसा करोगे? इसको रोटेट करोगे। जब इसको रोटेट करोगे आपको एक सर्टेन एंगल का रीडिंग मिलेगा, दैट इज द एंगल ऑफ रोटेशन। क्लियर है? नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग द एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा with the help of a formula, you can calculate the specific rotation. And that is given by the formula alpha lambda t is equal to alpha upon L into C, where this lambda is nothing but the wavelength which we are using for monochromatic light. T is a temperature that remain constant, normally आप 298 कैल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस लेते हो। L is nothing but 1 डेसीमीटर ऑफ लेंथ ऑफ द क्यूवेट जिसमें आप सोल्यूशन रखोगे। क्लियर है? C is the concentration of the solution. Normally concentration of solution will be in kg per dm cube. ओके, या तो फिर ग्राम पर ml भी ले सकते हो। एंड अल्फा इज नथिंग बट द एंगल ऑफ रोटेशन, जब आपने एनालाइजर को रोटेट करके वापस डार्क पोजीशन पे लेके आया और उसकी रीडिंग ली कि कितना रोटेट हुआ है मॉलिक्यूल। क्लियर है? बाय कैलकुलेटिंग वी विल गेट द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है? तो ये स्पेसिफिक रोटेशन हमको क्या बताता है? ये बताता है कि there are some solutions which rotate the plane of plane polarized light. तो specific rotation से हमको क्या मालूम पड़ता है कि there are some solutions which rotates the plane of polarized light either clockwise or anti-clockwise, and such solution or such substance
are called as optically active substance. For example, the specific rotation alpha for a solution of sucrose, that is C12H22O11, वो भी आपने 1 ml लिया है क्यूवेट के अंदर, at 20 डिग्री सेल्सियस is around 66.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, ये इसका स्पेसिफिक रोटेशन हो गया. अब ये क्लॉकवाइज जा रहा है प्लस, इसके लिए आप प्लस लिख रहे हो बिकॉज सुक्रोस ने पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट किया है. अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता तो आप यहां पर माइनस लिखते. क्लियर है? नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट एनी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हैज टू फॉर्म. एक फॉर्म वो है जो पोलराइज लाइट को राइट पे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और एक रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज. जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है दैट आइसोमर ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या तो स्मॉल डी या तो प्लस से आप रोटेट करेंगे. एंड जो एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट करेगा कॉल्ड एज लेवो रोटेटरी, और स्मॉल एल और माइनस साइन से रोटेट करेंगे. इसका मतलब ये है कि सुक्रोज के भी फॉर्म हो सकते हैं, डी सुक्रोज भी हो सकता है, एल सुक्रोज भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट. ये आपको कैसा मालूम पड़ेगा? ये ऐसे ही मालूम पड़ेगा जब आप उसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करेंगे. मतलब आप मॉलिक्यूल को देख के नहीं बता सकते वो डेक्स्ट्रो है कि लेवो है, बट उसको जब आप एनालाइज करेंगे पोलैरिमीटर में, देन यू विल कम टू नो कि वेदर द मॉलिक्यूल इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और मॉलिक्यूल इज लेवो रोटेटरी इन नेचर. क्लियर है? तो एक ही मॉलिक्यूल के दो फॉर्म हो सकते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. फॉर अनदर एग्जाम्पल लेता हूं. फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड के भी दो फॉर्म हो सकते हैं. एक हो सकता है डी लैक्टिक एसिड और एक हो सकता है एल लैक्टिक एसिड. अब फॉर्मूला तो एक ही है. अगर आप लैक्टिक एसिड की बात करोगे तो फॉर्मूला इज CHOH COOH and here there will be a CH3. तो बेसिकली 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड होता है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये लैक्टिक एसिड होगा. तो लैक्टिक एसिड के दो फॉर्म हो गए, डी फॉर्म हो गया, एल फॉर्म हो गया. मतलब वो डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, वो लेवो भी हो सकता है, बट ये आपको कब मालूम पड़ेगा? ओनली इफ यू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट. बट यहाँ पर अभी सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर हाउ विल यू कम टू नो वेदर अ कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट. तो उसके क्या क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया हम लोगों को पता होना चाहिए. क्लियर है? तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि सब्सटेंस शुड हैव, अगर वो ऑर्गेनिक है तो it should have a chiral carbon atom. Okay. Second, the substance should form non-superimposable mirror image, and the substance should not have एलिमेंट ऑफ सिमेट्री. ये तीन चीज अगर मॉलिक्यूल पोजेस करता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो वो पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट कर पाएगा, वरना वो नहीं रोटेट कर पाएगा. मतलब अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके पास कायरल कार्बन यानी असिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए. ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, मैं फिर से करूंगा. उसके बाद उसका मिरर इमेज जो होना चाहिए वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसके पास कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए. हम लोग ये तीनों चीज को भी डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला फैक्टर हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे कायरलिटी, एंड द सेकेंड फैक्टर इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. ओके, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं chirality of the molecule and its non superimposable mirror image.
सो लेट अस टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कायरलिटी की बात करते हैं। कायरलिटी मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था। कायरलिटी मतलब असिमेट्रिक कार्बन एटम, asymmetric carbon. What is the meaning of asymmetric carbon? Asymmetric carbon is that where four valency of the carbon atom is being satisfied by four different groups or atom. तो फोर वैलेंसी बोल दिया मतलब ये जो कार्बन होगा ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और ये टेट्राहेड्रल होगा। और आपको मालूम होगा अगर मैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कार्बन का एक अटैचमेंट, दो अटैचमेंट प्लेन ऑफ पेपर पे आते हैं, एक प्लेन ऑफ पेपर के अंदर जाता है और एक बाहर ऑब्जर्वर की तरफ आता है, टेट्राहेड्रल इमेज। तो यहाँ पर चार डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। क्लियर है? तो दिस कार्बन इज असिमेट्रिक कायरल विच इज बीन डिनोटेड बाय एस्ट्रैक मार्क। अच्छा, जब आप इसका मिरर, जब आप इसके सामने मिरर रख देंगे और उसका मिरर इमेज बनाएंगे तो दैट मिरर इमेज शुड बी नॉन सुपरइम्पोजेबल। अब इसका मिरर इमेज देखो कैसा बनेगा। ये सी है, यहां पर आ जाएगा बी, यहां पर आएगा ए, यर इट विल बी डी एंड यर इट विल बी सी। लेकिन जब ये मिरर इमेज मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब जब आप इसको उठा के इसके ऊपर एग्जैक्टली प्लेस करेंगे तो ए से ए कोइंसाइड करेगा, बट बी डी से कोइंसाइड करेगा, डी बी से करेगा। इसका मतलब यहां पर कोइंसाइड होना डिफरेंट है। बी डी से कर रहा है और डी बी से कर रहा है। इसके लिए ये दोनों जो मिरर इमेज बने हैं ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। जैसा फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है, अगर मैंने यहाँ पर ये मिरर रखा है तो ये उसका इमेज बन गया। अब इस इमेज को उठाकर जब मैं इस हाथ पे ऐसा प्लेस करूंगा तो थंब से थंब, इंडेक्स इंडेक्स नहीं मिल रहा है, मतलब ये होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पेन ली है, देखिए इस पेन का, ये जो पेन है इसका मिरर इमेज देखिए, ये पेन है, इसका मिरर इमेज एग्जैक्टली इसके सामने, ये मिरर इमेज है, ये वाला मिरर इमेज है जो मैं रेस कर रहा हूँ अभी। अगर मैंने इस मिरर इमेज को उठा के इस एक्चुअल ऑब्जेक्ट पे रखा तो ये सुपर इम्पोजेबल हो रहा है। तो सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ सुपर इम्पोजेबल। अब ये मेरा हाथ है, इसका मिरर इमेज एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा, ऐसा तो नहीं बनेगा। अगर ऐसा बनेगा तो ये सुपर इम्पोजेबल होता है, बट दैट इज रॉन्ग। ये अगर ऑब्जेक्ट है और अगर यहाँ पर आपने मिरर रखा है तो थंब के सामने थंब आएगा मिरर में। तो जब आप मिरर इमेज को पिक करके एक्चुअल ऑब्जेक्ट में रखते हो तो इट शुड बिकम नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कायरलिटी के साथ में। अब एग्जाम्पल मैंने लैक्टिक एसिड बनाया था, देखो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला COOH। क्लियर है? या दे विल बी एन OH। बैक साइड पे देखो मैं यहाँ पर H बना रहा हूँ और यहाँ पर आपकी तरफ आएगा CH3। ये एक कायरल कार्बन एटम है, इसके सामने मैंने एक मिरर रखा है। तो जब उसका इमेज बनेगा तो इमेज विल बी लाइक दिस, दिस इज C, हियर दे विल बी एन OH, हियर दे विल बी ए COH, ये पीछे साइड पे जा रहा है H और यहाँ पर आ रहा है CH3। तो जब आप इस मिरर इमेज को इसके ऊपर प्लेस करोगे देखो OH से H मिलेगा और यहाँ H से OH आएगा, मतलब इट बिकम्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब इसमें से कोई एक लैक्टिक एसिड डेक्स्ट्रो होगा और एक लेवो होगा। मतलब अगर मैं अज्यूम कर लूं कि सपोज ये डेक्स्ट्रो फॉर्म है, मतलब जब आपने इसका सोल्यूशन 1 ml का सोल्यूशन उस क्यूवेट में लिया था पोलैरिमीटर में, तो ये प्लेन पोलराइज राइट को राइट की तरफ रोटेट कर रहा था, तो उसका जो मिरर इमेज रहेगा वो प्लेन पोलराइज राइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा। तो एक बन जाएगा डेक्स्ट्रो और एक बन जाएगा लेवो। लेकिन आप देख के नहीं बता सकते, आपको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये लैक्टिक एसिड के दो फॉर्म हुए, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक होता है लेवो रोटेटरी। मतलब एक ने पोलराइज लाइट को राइट पे रोटेट किया है पोलैरिमीटर में और एक को लेफ्ट में रोटेट किया है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। तो व्हेन सब्सटेंस हैव same molecular formula but something different in them, they will be called as isomers, and since their point of difference is the rotation of polarized light, therefore they are called as optical isomers। और इन दोनों को हम लोग इनैंशियोमर्स बोलते हैं। किसके इनैंशियोमर्स? लैक्टिक एसिड के। तो लैक्टिक एसिड के दो इनैंशियोमर्स हो गए DNL फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी। दोनों एक दूसरे के क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। क्लियर है? तो ये सबसे पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि उनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए और उसमें कायरलिटी होना चाहिए। नाउ द सेकेंड फैक्टर which decides the optical activity is
एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के पास में देयर शुड बी नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कौन से होते हैं? तो 3 होते हैं। सबसे होता है पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा हो जाता है पॉइंट ऑफ सिमेट्री, जिसको आप सेंटर ऑफ सिमेट्री भी बोलते हो, मतलब पॉइंट ऑफ सिमेट्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंटर ऑफ सिमेट्री। एंड थर्ड होता है ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल प्लेन ऑफ सिमेट्री के हम लोग एग्जाम्पल में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। से काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, लेट अस टॉक अबाउट दिस। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब आप एक प्लेन पास कर रहे हो मॉलिक्यूल से, जिसके वजह से वो मॉलिक्यूल 2 हाफ में इक्वल हो जाता है, सेम दिखने लगता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक साइक्लोहेक्सेन बनाया, बराबर देखना। ओके, इन दिस साइक्लोहेक्सेन यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ एक CH3 रखा है, यहाँ पर एक H रखा है, यहाँ पर एक CH3 रखा है, यहाँ पर एक H रखा है। सो व्हेन यू पास अ प्लेन थ्रू इट, ये दोनों हाफ, देखो ये प्लेन जब पास हुआ सेंटर में से, ये दोनों हाफ एग्जैक्टली सेम हो गए। तो अगर दोनों हाफ एग्जैक्टली सेम हो गए, मतलब ये सब्सटेंस के पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है वो मॉलिक्यूल कायरल से अकायरल बन जाता है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है। क्लियर है? लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे लिया होता, यहां पर डाला है CH3 और इसके नीचे की तरफ आ रहा है CH3, और अब मैं इसे प्लेन पास करूंगा तो 2 हाफ सेम नहीं होंगे। क्लियर है? यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यहां पर इस मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल कायरल हो गया, इट डजंट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए। let's take an example which has 2 chiral carbon atom in it. For example, COOH, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, चलो वो बनाता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था OH OH H H COH. Okay, now see properly, these carbon and this carbon is a chiral carbon because it attached to 4 different group COH OH H, और एक बड़ा ग्रुप है इसके साथ में, ये कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ भी OH COH H और एक बड़ा ग्रुप हो गया, मतलब 4 अलग ग्रुप है। बट तो ये मॉलिक्यूल कायरल है, बट क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैंने यहाँ पर सेंटर से एक प्लेन पास किया इसके अंदर, तो ऊपर के दोनों पार्ट एग्जैक्टली, ऊपर और नीचे के दोनों पार्ट एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। तो व्हेन इट हैज अ सेम स्ट्रक्चर, व्हेन यू डिवाइड बाय अ प्लेन, द मॉलिक्यूल बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव, और इस कंपाउंड को हम लोग नॉर्मली मेसोफॉर्म बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज अ मेसोफॉर्म, जहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिल जाएगा। ये मॉलिक्यूल देखिए, इफ आई जस्ट साइड एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सपोज Cl, ओनली Cl एंड नथिंग एल्स। सो व्हेन यू पास अ प्लेन योर, ये दोनों हाफ में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो अगेन ये एक अकायरल कार्बन बन गया। लेकिन अगर मैंने यही मॉलिक्यूल पे 2 क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन किया, एक क्लोरीन या ब्रोमीन किया, सपोज यहाँ पर मैंने कर दिया है क्लोरीन, और मतलब ये बैक साइड पे जा रहा है डैश, और ये आपकी तरफ आ रहा है OH। So when you divide this by a plane, the 2 half are not equal. तो 2 half not equal हुए, मतलब it does not have a plane of what? Symmetry. तो ये कायरल हो गया। तो जिसके पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं, और अगर उनके दोनों हाफ सेम हुए, आपको मैंने बताया था, तो उनको नॉर्मली हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं? मेसोफॉर्म बोलते हैं। अब इसमें दूसरा पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सिमेट्री के लिए, दैट इज कॉल्ड एज, सेकेंड इज पॉइंट और सेंटर ऑफ सिमेट्री। पॉइंट और सेंटर ऑफ सिमेट्री डायगोनली रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉइंट ऑफ सिमेट्री के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक डबल बॉन्ड कंपाउंड लिया, ClCH डबल बॉन्ड CHCl ट्रांसफॉर्म। क्या इस पे पॉइंट ऑफ सिमेट्री है? लेट अस, या सेंटर ऑफ सिमेट्री है? तो देखो, अगर मैं यहाँ पर सेंटर में एक पॉइंट हो रहा हूँ, तो डायगनली मैं 2 सेम चीज को देख पा रहा हूं। आपको डायगनली देखना है इसके अंदर, देखो बराबर इस पॉइंट से, और डायगनली जब 2 सेम एटम आपको मिल जाएंगे फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब द मॉलिक्यूल विल डेफिनेटली हैव अ पॉइंट ऑफ सिमेट्री। और अगर जिसके पास पॉइंट ऑफ सिमेट्री हो, उसके पास वो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है। क्लियर है?
अभी दूसरा अच्छा, इसका रीज़न क्या है? मेन रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि ये सिमेट्री होने से क्यों ऐसा होता है। आपको सेकेंड एग्जाम्पल देता हूँ। द सेकेंड एग्जाम्पल इज लाइक दिस। सपोज मैंने एक साइक्लोब्यूटेन बनाया, प्लेनर मॉलिक्यूल, सारे एटम एक ही प्लेन में है। ओके, हियर देर इज अ CH3। ओके, और यहाँ पर मैंने प्लेस किया ऊपर की तरफ H, यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ CH3 प्लेस किया है और यहाँ पर मैंने प्लेस किया H। क्या इस मॉलिक्यूल के पास पॉइंट ऑफ सिमेट्री है? लेट अस एनालाइज। अगर मैं सेंटर में एक पॉइंट ले रहा हूँ तो देखो ये CH3 और दूसरा CH3 डायगनली मिलते हैं। तो अगर ये डायगनली मिल रहे हैं मतलब डेफिनेटली दिस मॉलिक्यूल हैज अ पॉइंट ऑफ सिमेट्री इन इट। तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होगा, ये कायरल नहीं होगा। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, C अटैच टू NH अटैच टू CO अटैच टू C अटैच टू H। यहाँ पर मैंने यहाँ पर डाल दिया है CO अटैच टू NH अटैच टू C। Here there will be a CH3, here there will be a CH3, here there will be H. Now this compound has a amido linkage, बट अगर मैंने कोई पॉइंट सिलेक्ट किया इसके सेंटर में तो देखो डायगनली CH3 एक दूसरे को मिल रहे हैं, डायगनली H और H एक दूसरे को मिल रहे हैं। मतलब अगेन दीज मॉलिक्यूल्स हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, और कहीं पर भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ये मॉलिक्यूल देखो वेज एंड डैश फॉर्मूला में CH3 बैक साइड पे जा रहा है OH, ऑब्जर्वर के साइड पे आ रहा है H, बैक साइड पे H, ऑब्जर्वर के थ्रू पे आ रहा है OH, and here there is a CH3. So if I select a point, see properly, the two CH3 are meeting each other diagonally, प्लस ये फ्रंट की तरफ है OH, ये अपर की तरफ आ रहा है और ये पीछे की तरफ जा रहा है। मतलब इट विल बी लाइक दिस कि अगर एक OH इधर आ रहा है आपकी तरफ तो एक OH ऐसा पीछे जा रहा है C। सो दे आर मीटिंग डायगनली ईच अदर लाइक दिस। देखो ये OH जो है वो पीछे की तरफ जाएगा और ये OH ऊपर की तरफ आएगा लाइक दिस। तो अगेन ये डायगनली मिल रहा है फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। इसका मतलब ये हो गया कि दिस मॉलिक्यूल हैव व्हाट? पॉइंट ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। सी दिस मॉलिक्यूल अगेन आई एम मेकिंग अ साइक्लोब्यूटेन राइट नाउ, बट ये टाइम रिप्रेजेंट देखो कैसा कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। हियर देयर विल बी अ ब्रोमीन Cl पर की तरफ, पीछे जा रहा है क्लोरीन और पीछे जा रहा है ब्रोमीन। तो अगेन देखो ऊपर से ब्रोमीन और पीछे वाला ब्रोमीन डायगनली एक पॉइंट से मीट हो रहे हैं थ्रू दिस पॉइंट। इवन दिस क्लोरीन एंड क्लोरीन डायगनली मीट हो रहे हैं, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है क्लोरीन लाइक दिस, तो एक क्लोरीन नीचे से आएगा एंड दे विल मीट डायगनली लाइक दिस, दिस अ पॉइंट। सो व्हेन दे आर मीटिंग डायगनली फ्रॉम अ पॉइंट, याद रखना हमेशा डायगनली देखना है, तो मतलब इट हैज अ पॉइंट ऑफ सिमेट्री। तो ये सारे मॉलिक्यूल जो हो गए वो अकायरल हो गए। वाई अकायरल? बिकॉज दे हैव अ पॉइंट ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। लेकिन सपोज मैंने यही डायग्राम को थोड़ा सा चेंज किया, ओके, और एक दूसरा फॉर्म बना रहा हूँ, बराबर देखना। द सेकेंड फॉर्म विल लुक लाइक दिस। अगेन मैंने यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन लिया है, यहाँ पर आई एम टेकिंग अ OH ग्रुप, हियर देयर इज अ H, here there is a H, 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 and here there is a Br and H। अब आप इसको कोई भी पॉइंट से देखोगे तो देखो OH और H नहीं मिल रहे हैं, Br और H नहीं मिल रहे, सेम एटम नहीं हो रहा है। तो सेम एटम नहीं होने की वजह से डायगनली देखो H मिल जाएगा, बट ये डायगनली नहीं मिल रहा है हम लोगों को। तो ये मॉलिक्यूल के पास में पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल को हम लोग कायरल बोल सकते हैं, बिकॉज इट डजंट हैव अ पॉइंट ऑफ सिमेट्री इन इट। सो यू हैव टू ऑलवेज सी के डायगनली रिप्रेजेंट होना चाहिए। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट इन एडजस्टिंग द पॉइंट ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? Now let us talk about, next is axis of symmetry. Okay, now what is this axis of symmetry? Basically, axis of symmetry is defined as a line which passes through the molecule so that the rotation of 360 by n degree about the axis leads to the three-dimensional structure which is similar to the original one.
मतलब आप मॉलिक्यूल को रोटेट करो बाय 360 अपॉन एन, क्लियर है। उसके वजह से आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जो पहले स्ट्रक्चर से सेम होगा। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल वाटर एच, इसको H1 करता हूँ, इसको H2 करता हूँ। यहाँ से अगर मैंने एक एक्सेस पास किया और इस मॉलिक्यूल को 180 पे रोटेट किया लाइक दिस 180, तो ये मॉलिक्यूल आपको ऐसा दिखाई देगा H2 H1। अब ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो इक्विवेलेंट है, मतलब स्ट्रक्चर A इज इक्विवेलेंट टू द स्ट्रक्चर X ओरिजिनल, इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर आप इसको वापस से 180 डिग्री पे रोटेशन कर दोगे तो फिर आपको ये ओरिजिनल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो एक होता है इक्विवेलेंट, एक होता है आइडेंटिकल स्ट्रक्चर टू X। तो B इज द आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। सो आपने इसको कितनी टाइम रोटेट किया? 2 टाइम रोटेट किया। कितनी बार? 180 बार। तो नाउ द एक्सिस C will be 360 upon 180. आंसर कितना आ जाएगा? 2. Therefore we can say this water molecule has C2 axis. Clear है? Which is giving you a same rotation about this. Now उसके बाद में एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग समझने के लिए, एक्सेस के लिए। Let's see the another example. For example मैंने लिया है a carbon atom. Here there is a fluorine. Okay. Here there is a fluorine. यहाँ पीछे की तरफ आ गया है Cl, यहाँ पर आ गया है Cl। ओके, अभी अगेन अगर ये मॉलिक्यूल को मैं यहाँ से एक एक्सेस पास करता हूँ और इस मॉलिक्यूल को अगर 180 पे रोटेट कर देता हूँ, तो 180 सपोज ये Cl1 है, ये Cl2 है, ठीक है। नाउ दिस इज F1, दिस इज F2। जब इसको मैं 180 पे रोटेट कर रहा हूँ, द मॉलिक्यूल विल अपीयर लाइक दिस, कि यहाँ पर हो जाएगा F2, यहाँ पर हो जाएगा F1, here there will be Cl2 and here there will be Cl1। फिर अगेन मैं जब 180 से इस एक्सिस पास होगी और 180 से फिर मैं रोटेट करूंगा, तो यू विल गेट C F1 F2 Cl1 एंड दिस विल बी Cl2। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हो गए। सो आफ्टर 2 रोटेशन द स्ट्रक्चर बिकम आइडेंटिकल। तो 360 डिवाइड बाय 180, इसमें भी कौन सा रोटेशन ऑफ एक्सिस हो गया? C2 रोटेशन ऑफ एक्सिस हो गया। अभी जैसा हम लोग ने अमोनिया लिया है NH3 H 1 2 3, अगर इसको मैं फर्स्ट टाइम रोटेट करता हूं, इफ आई रोटेट द मॉलिक्यूल फर्स्ट टाइम, ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम इसको रोटेट किया, सो नाउ अराउंड 120 डिग्री पे इसको रोटेट किया लाइक दिस, यहां से एक एक्सेस हम लोग पास करेंगे, तो आपको एक स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा N विद अ लोन पेयर। हियर इट विल बी H3, हियर इट विल बी H1, here it will be H2। फिर आप इसको वापस 120 डिग्री पे रोटेट करें, सो N लोन पेयर, अब पीछे की तरफ कौन आ जाएगा?